जनसंघर्ष की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि आपने पहले भी 3 चर्चाएं सुनी हैं जनसंघर्ष की बात में, शहीद उधम सिंह पे, कूका आंदोलन पे और गदर आंदोलन पे। उसी कड़ी में हम आज एक बार फिर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ हैं मास्टर वीर सिंह जी। हम आज इनके साथ बातचीत करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह से पहले देश के सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्या परिस्थितियां थी कि जिनके चलते देश के अंदर एकदम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक उभार आया और देश के लोग उठे, जिसमें रजवाड़ा शाही के लोग भी उठे, कुछ आम लोग भी उठे और वो एक बड़ा विद्रोह बना। हम जिस इलाके में बैठे हैं, सिरसा जिला, ये भी उस विद्रोह का एक बड़ा केंद्र रहा। इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, कैसे क्या कारण थे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और आपसे एक निवेदन कि चर्चा सुनने के बाद चर्चा कैसे लगी, उसके ऊपर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके और साथियों को भी सुनाएंगे, ऐसी आपसे भी उम्मीद। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। 1857 का विद्रोह, जिसको आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं हम, उस आंदोलन से पहले पीछे हम जाएं तो 50, 60, 60, 1800 या 1700, 1750 के बाद देश की ऐसी क्या आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी कि जिसके चलते भारतीय समाज बहुत मजबूत था और वो आत्मनिर्भर भी था, और वो ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि वो गुलाम हो गया। और 1857 तक आते आते उस गुलामी ने विद्रोह तक भी लोगों को प्रेरित कर दिया। सबसे पहले तो मैं, आपने जो विषय उठाया है कि हमारा जो इतिहास है भारत का, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनके को जानने के लिए भी जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है कि भाई ऐसे कौन से कारण रहे जिससे कि हमारा जो टकराव, जो विदेशी एक ताकत, साम्राज्यवादी ताकत थी, उसके साथ हुआ। उससे पहले भी हमारे देश पे मुग़ल प्रशासन चलता रहा है, उससे पहले सल्तनत काल था। तो उस समय विद्रोह क्यों नहीं हुए या इस समय विद्रोह क्यों हुए, क्या कारण रहे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने के लिए आप केवल 1750, 1750, 1700 की बात नहीं कर सकते। थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो इतिहास का हमें थोड़ा और इसकी जो श्रृंखला, जो कड़ियाँ जुड़ती हैं, उसका पता चलेगा। अगर हम देखें कि 1526 के अंदर देश में एक बड़ा परिवर्तन आया कि मुग़ल वंश की स्थापना के लिए बाबर ने भारत पे आक्रमण किया। पानीपत दिल्ली के पास एक बड़ा क्षेत्र है, खाली मैदान, वहाँ पर आपसी संघर्ष इब्राहिम लोदी, दिल्ली के उस समय सुल्तान थे, उनके और बाबर के बीच में हुआ। बाबर ने जो हमला किया 1526 में, वो केवल अकेला 1526 में ही नहीं आया। बाबर 1521 में, 22 में, 23 में आया। उसने यहाँ की देश काल और परिस्थितियों को समझा। उसने अपने मुखबिर, जो यहाँ के लोकल, जो स्थानीय जो राजा थे, उनसे सेटल करके उनसे जानकारियाँ ली और उसके बाद पूरी तैयारी की। जो कमजोरियाँ थी इब्राहिम लोदी की, उन कमजोरियों को समझते हुए वो अपनी छोटी सी एक सेना लेके आए। उसके मुकाबले में 70-75 हज़ार की सेना जो सामने लड़ रही थी, लेकिन बावजूद इसके भी वो उसको हरा पाने में सफल हुए और दिल्ली के अंदर मुग़ल जो वंश है उसकी स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। जो हमारा परंपरागत यहाँ का जो शासन चल रहा था कि सुल्तान को केवल अपनी राजशाही से, अपने खर्चों से, अपने जो भोग विलास से ही मतलब था। भारतीय जो जनता थी उसके ज़्यादा वो दखल नहीं दिया करते थे उनके धार्मिक मामलों में, सामाजिक आर्थिक मामलों में। केवल वो ज़मीनों से टैक्स लेके अपने जो ऐशो आराम में अपना समय बिताते थे। लेकिन बाबर ने आने के बाद उस स्थिति को थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल किया और यहाँ की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो बातें थी उसमें मुग़लों ने अपना जो है हस्तक्षेप शुरू किया। लेकिन बाबर और उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था हुमायूं,
उसका जो शासनकाल था 2 हिस्सों में रहा। एक तो 30 में जब बाबर की मृत्यु हुई, उसके बाद जो 39 तक कनौज की युद्ध में जब वो शेरशाह सूरी से हार जाता है तो उसको एक बार भागना पड़ता है, और वो भागकर अपना जो है वापस अफ़गानिस्तान के अंदर पुरानी जो उसकी रियासत थी वहाँ शरण लेता है। शेरशाह सूरी का जो समय था, शेरशाह सूरी का जो 1545 तक शेरशाह सूरी खुद जिंदा रहा, तब तक उसने काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन यहाँ किए और लोगों के आर्थिक सामाजिक कार्यों में बड़ा उत्थान का काम किया। उसने सड़कें बनवाई, कृषि के लिए भी अच्छा काम किया, सराय बनाई, हॉस्पिटल का भी निर्माण किया उसने, धर्मशालाएँ बनाई। तो एक तरह से शेरशाह सूरी को आइकॉन के रूप में भारतीय जो लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन दोबारा हुमायूं अपनी ताकत को बटोरते हुए 1555 के अंदर वापस यहाँ आते हैं, और आने के बाद एक बार पुनः वो शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे बड़े कमज़ोर थे, वो उनको हराने में सफल रहा और अपना जो पुनः मुग़ल जो राज्य था उसको स्थापित किया। दुर्भाग्य था कि वो अपने हुमायूं 1 साल ही सत्ता में रहा और उसके बाद वो एक दुर्घटना के अंदर पौड़ियों से गिर के मर गया। उसके बाद उसके जो बेटे थे अकबर, जिसकी मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, अकबर उस समय 13 साल का था। बैरम खान उसका एक सेनापति था, वो संरक्षक के रूप में उस अकबर को गद्दी पे स्थापित करके और उसकी रक्षा की, और उसने जो युद्ध हुए वो आगे जो युद्ध हुए 1556 की जो लड़ाई थी उसमें 13 साल का था अकबर और कोई अनुभव नहीं था। लेकिन उस समय जो दिल्ली के आसपास के जो स्थानीय जो राजा थे उन्होंने एकजुटता करते हुए और उस समय के नज़ाकत को समझते हुए दिल्ली की गद्दी हथियाने की कोशिश की, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य के नेतृत्व में वो लड़ाई पानीपत की दूसरा युद्ध 1556 में फरवरी के अंदर हुआ। और उसमें एक बार अकबर के पैर उखड़ गए, बैरम खान जो है हार की स्थिति में पहुंच गया और वो मैदान छोड़ के भाग गया। और ऐसा माना जाता है कि 20-21 दिन तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर आगरा के आसपास हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपना शासन किया, लेकिन उसका इतिहास में कोई बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं है। ये बात दूसरी है कि वर्तमान में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें उसको 21 दिन के शासन को ही सुशासन का नाम दे दिया। हिंदू रीति रिवाजों से उसका किले के अंदर यज्ञ हवन के द्वारा उसका राज्याभिषेक किया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि 21 दिन में कितना बड़ा जो काम किया जा सकता है या उस राज्य को कितना अच्छा संभाला जा सकता है। मात्र 21 दिन बाद ही बैरम खान पुनः लौट के अपनी शक्ति के साथ दोबारा से दिल्ली पे अधिकार अकबर का स्थापित करवा देता है। और उसके बाद अकबर ने बड़ी सहजता के साथ 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर की जो भारतीय संदर्भ में, क्योंकि उसका जीवन काल पूरा भारत के अंदर बीता, उसकी जो पालन पोषण हुआ वो भारतीय परिस्थिति में, उसने समझा यहाँ की लोगों की समस्याओं को समझा, यहाँ की जो ज़रूरतें थी उनको समझा, यहाँ की सामाजिक ढांचे को समझा और अकबर ने बड़े जो परिवर्तन किए। अकबर 1580 के अंदर किसानों की दशा को समझते हुए उसके दरबार के अंदर जो उसका मंत्री था, राजस्व मंत्री टोडरमल, उससे चर्चा की और किसानों की दशा सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की बात कही। तो उन्होंने एक भू पैमाइश का जो दोबारा से शुरुआत की। उससे पहले भी भूमि की पैमाइश करवाई गई थी, लेकिन वो जो भूमि की पैमाइश हुई थी उसमें बड़ी खामियां थी, एग्जैक्ट नहीं थी। स्कंदरिया गज बोलते थे, एक रस्सी का टुकड़ा होता था, उससे भूमि को नापा गया। तो जब बारिश में रस्सी भीग जाती थी तो सुकड़ के छोटी हो जाती थी और वैसे सूख जाती तो बड़ी हो जाती। तो उसकी भूमि की पैमाइश के जो एग्जैक्ट वो नहीं हो पाया, लेकिन टोडरमल ने बड़े सटीक पैमाइश करते हुए उस भूमि का बंटवारा किया। जब्ती प्रथा बोलते थे उसको, जब्ती प्रथा। उस जब्ती प्रथा के अंदर भूमि की पैमाइश, भूमि की जो उपजाऊपन के आधार पर उसका वर्गीकरण किया, भूमि को 4 भागों में बांटा। ये जो पैमाइश था अकबर के काल में, ये जो जरीब का हम कहते हैं, हाँ, ये अकबर काल में आई। हाँ, अकबर में जरीब का पैमाइश, जरीब जो धातु की जो बनी हुई छड़ी, उससे वो पैमाइश हुई जिसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था, वो उन्होंने लागू किया। तो जो जब्ती प्रथा थी उसमें पैमाइश भी एक हिस्सा था और ज़मीन के उपजाऊपन के आधार पे उसका वर्गीकरण भी था। भी कर जो लगाएंगे वो उस हिसाब से सब पे एक जैसे ना लगें, मजबूरी में किसान कर ना दे, उसकी आमदनी के हिसाब से कर निश्चित हो। तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया। पोलज, जिसमें हर साल खेती होती थी, उपजाऊ ज़्यादा ज़मीन थी, उसको पोलज कहा जाता था। उसके बाद जो थी प्रोती
पड़ोती जो भूमि होती थी उसमें 2 साल में खेती की जाती थी, थोड़ी कम उपजाऊपन था उसका पड़ोती का। तीसरी भूमि को बोलते थे चचर, जो 4-5 साल के बाद चचर 4 साल, चचर का मतलब 4 साल बाद उसमें फसल होने की उम्मीद की जा सकती थी। एक थी बंजर, बंजर में कभी कभार जो फसलें होती थी तो सूद बैठ जाए, हाँ तो हो जाए। तो अकबर ने उसके हिसाब से भूमि का जो आवंटन किया और उस पर टैक्स उसी हिसाब से लिए, जिससे कि टैक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे और किसानों के उत्थान के लिए उन्होंने ऋण व्यवस्था भी की अपने शासनकाल में, जिसको तकावी बोलते थे। तकावी फसली ऋण था, जैसे आजकल हमारे जो सहकारी समितियां देती हैं उसी प्रकार का, जो बड़े निम्न दरों के ऊपर उपलब्ध करवाया जाता था और फसल के और भूमि को सुधारने के लिए वो कर दिया जाता था, जिससे कि किसानों की आमदनी निश्चित तौर पे बढ़ी और किसान कर चुकाने में भी मतलब भागते नहीं थे, वो कर दिया भी करते थे। और जो कर से जो आमदनी हुई अकबर ने उसको भी सामाजिक कार्यों में लगाया, खासकर जो खेती है उसके ऊपर उन्होंने लगातार नज़र रखी और खेती के सुधार के लिए नहरें, सिंचाई की व्यवस्था, पोंड, तालाब वगैरह उन्होंने बनवा के उस जो पड़ोती भूमि थी या जो चचर भूमि थी उसको पोल्ज में बदलने की कोशिश भी की। तो उस समय ये जो इंग्लैंड इटली का एक यहाँ पर जो एक यात्री आया था, जब हमारा एक रूट चलता था उस समय चाइना के अंदर से, चाइना, ईरान और तुर्की के अंदर से यूरोप से हमारा व्यापार था, तो उन्होंने आके यहाँ की जो किसानों की दशा थी उस पर टिप्पणी भी की थी। कहते भी जो यहाँ का जो किसान है बड़ा समृद्ध है और जीवन बड़ा खुशहाल है। और महिलाओं को अकबर के काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्वभाव पे थी, खेती पे थी, हाँ, और प्रकृति पे थी। प्रकृति और खेती पे थी। और खेती के अंदर जो खेती करने वाला किसान भी पूरा खुशहाल था और जो उसका अकबर का जो साम्राज्य था उसकी जो आमदनी थी वो भी पूरी मतलब चरम पे थी। निश्चित तौर पे जब देश का नागरिक खुशहाल होगा तो राष्ट्र तो खुशहाल होगा। लोगों में कोई ज़्यादा नहीं थे। उसके अलावा उसकी धार्मिक नीति भी जो सहनशील थी, दीन इलाही उसने चलाया, सभी धर्मों की अच्छी बातों को दिया। 1564 में उसने जजिया कर जो लगाया गया था जो हिंदुओं पे, एक तरह के वो कर थे। जजिया कर जो धर्म के आधार पे टैक्स लिया जाता था, ये मानने वाले जो जजिया देंगे, जकात जो है इस्लाम, ये नहीं, एक ये भ्रम फैलाते हैं। इस बात को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भी हिंदुओं पे कर लगा दिया गया, जजिया कर लगाया गया। उस समय मुसलमानों पे भी कर था, धार्मिक कर, जकात के रूप में उनसे वसूली की जाती थी और उन करों का धार्मिक जो निर्माण कार्य वगैरह उनमें उसको लगाया जाता था। तो जजिया कर को उन्होंने समाप्त कर दिया, भी ये गैर जरूरी है। और जो राजपूत नीति थी उस समय, क्योंकि उसके दिल्ली के आसपास राजपूत शासक थे, उनके प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। मानवीय भाईचारे को बढ़ाने के लिए दीन इलाही जो उन्होंने चलाया, जिसमें मतलब कि ऐसा दीन जो अल्लाह का बनाया हो, उसके नाम से उन्होंने उसको बनाया। तो वहाँ पर जो धार्मिक कठोरता थी उसको समाप्त किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, आपसी संबंध। और अपने दरबार के अंदर अगर उसके दरबार में अगर आप उनकी मिनिस्ट्री को देखोगे तो उसके बढ़िया बढ़िया जो मिनिस्टर थे उसमें मतलब हिंदू, राजपूत, ब्राह्मण सभी को शामिल किया हुआ था। तो वो एक शांति का काल कह सकते हैं, उसमें कोई झगड़ा नहीं था। भ्रांतियाँ जो मर्जी कह दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। टोडरमल के पास राजस्व विभाग था जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। सेना का जो सर्वोच्च सेनापति है वो उस समय मान सिंह को बना रखा था, राजपूत था। और सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सलाहकार समिति में बीरबल था, उसके जो बड़ी सलाह उसको देता था। तानसेन था जो उसके मतलब नवरत्नों में शामिल था। तो बड़ा मतलब एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जो समाज था, देश था, वो एक मतलब स्थिति के अंदर था। खासकर उत्तर भारत की मैं बात करूं, दक्षिण भारत का थोड़ा सा अलग सिनेरियो था, वहाँ इस प्रकार के झगड़े नहीं थे। लेकिन उसके बाद 1707 तक मुग़ल जो साम्राज्य था वो मध्य एशिया का एक मजबूत मुग़ल साम्राज्य के रूप में, जब औरंगजेब की डेथ हुई उस समय एक मजबूत मध्य एशिया का साम्राज्य के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा तुर्की में ओटोमन था, उस समय मजबूत था। और ईरान में सफ़ावी था, वो मजबूत साम्राज्य के रूप में उस समय जाने जाते थे। इनके ट्रेड आपस में थे, व्यापार थे, विदेशी व्यापार है। औरंगजेब के काल में अंग्रेज़ों की एंट्री औरंगजेब के काल में ही हुई थी, प्रॉपर जो हुई थी वो इसी रूट से, क्योंकि उन्होंने भारतीय जो, और भारत के अंदर उस समय चांदी जो है, चांदी का बहाव माना जाता है कि चांदी पूरे देश वर्ल्ड की जो चांदी थी वो इंडिया में आती थी।
वजह थी कि भारत का जो सूती वस्त्र था, यहाँ का दूसरे जो मसालों के उद्योग थे, और दूसरी जो भारतीय जो हस्त निर्मित लोहार का जो काम था, वो चीज़ें एक्सपोर्ट हुआ करती थी। इंडिया एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था उस समय, और उसके बदले में वहाँ से धातु, चांदी की धातु, जो कि भारत में बहुत कम मिलती है, और पूरे वर्ल्ड की जो चांदी थी वो भारत में आया करती थी। और वो काल जो था उसमें चांदी की सिक्के उसी टाइम वो टकसाल में डालने का काम भी चांदी की सिक्कों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि वो यूरोप और फारसी जो अरब कंट्री थी उनके अंदर भी मान्य थी। तो व्यापार जो है मुद्रा के माध्यम से, वस्तु की बजाय मुद्रा के माध्यम से वो किया जाता था। तो वो चांदी बड़ी आई, उस समय तक हमारा जो ढांचा था वो ठीक ठाक रहा। औरंगजेब के बारे में भी सुन्नी कट्टर मुसलमान था, ये बात इतिहासकार भी मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ औरंगजेब ईमानदार और न्यायप्रिय भी था। उसकी न्याय व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, और ईमानदारी उसकी थी कि वो खुद अपने जो खुद का जो गुजारा करता था उसके लिए टोपी बुनकर वो अपना मतलब एक दिन का जितना उसी हलाल जिसको बोलते हैं भी मेहनत पसीने की कमाई से वो अपना खर्च चलाएगा, तो ऐसा उसने किया। तब तक लोगों के आपसी विश्वास ठीक थे। ये बात दूसरी है कि राजा आपस में लड़ते थे, राजाओं का काम था साम्राज्यवाद का विस्तार करना, अपने राज्यों का विस्तार करना, वो लड़ाइयाँ थी। लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, और उनका शासनकाल किसी का 5 वर्ष, किसी का 7 वर्ष इस प्रकार रहा। और उनकी जो पकड़ थी, विस्तार जो था मुग़ल साम्राज्य का, दक्षिण में अगर आप देखो दक्कन के पठार तक, पूर्व में आप देखो बंगाल, असम तक इनका संपूर्ण जो राज्य था वहाँ तक उसकी थी। इतने बड़े राज्य पे जब उसके उत्तराधिकारी उस पे मतलब ठीक ढंग से वो नहीं संभाल पाए, तो जो गवर्नर थे उस समय के, जो सूबेदार जो बनाए हुए थे, जैसे अवध का सूबेदार था बंगाल में इस क्षेत्र का, वो शक्तिशाली थे, और उन्होंने विद्रोह करके राजा की जो सम्राट जो दिल्ली का था उसकी बात को मानने से इनकार करते गए, और स्वयं वो अपना मतलब वहाँ पे ढांचा चलाने लगे। उन्हीं परिस्थितियों के अंदर इंग्लैंड के अंदर जब औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। इंग्लैंड में क्यों हुई? क्योंकि इंग्लैंड के पास वो परिस्थितियाँ थी, एक तो पूंजी थी, दूसरा तकनीकी ज्ञान था, तीसरा कि वहाँ पर जो है कच्चा जो माल है इंग्लैंड में, लोहा, खासकर लोहा बहुत ज़्यादा वहाँ था, तो वो उद्योग वहाँ स्थापित करने में कामयाब रहे। बाफ का आविष्कार होने के बाद बाफ के जो इंजन बने वो भी इंग्लैंड की देन है, वहाँ पर मतलब उसका काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आया। उस समय इंग्लैंड के अंदर जो माल जो है वो एकदम से, क्रांति का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा चेंज होना, बहुत ज़्यादा बदलाव होना। जो हस्तकला या हस्तशिल्प से जो वस्तुएं बढ़ती थी उनसे मात्रा में एकदम से कई गुना वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद में उस सामान के लिए मंडी भी चाहिए और कच्चा माल भी ज़्यादा चाहिए उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए। तो एक मैं और ख़ास बात बताऊं आपको कि इंग्लैंड के अंदर जो वस्त्र उद्योग है वो मशीनीकरण के कारण, जो वहाँ पर हारग्रीव्स ने जो शटल वगैरह बनाए, ब्लूम मशीनें जो बनाई, और जो भाप के इंजनों से चलने लगी, वो कार्टराइज की जो मशीन थी, चरखा था जो, उससे बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा, और उसको कच्चे माल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इंग्लैंड की खास बात है कि इंग्लैंड में कपास बिल्कुल भी पैदा नहीं होती, जो कि वस्त्र उद्योग का कच्चा जो है उसका आधार है, वो इंग्लैंड अमेरिका से लिया करता था। इंडिया, तब तक तो इंडिया के अंदर कोई एंट्री नहीं थी, एक बार आया गए। इंडिया के अंदर व्यापार का जो असली स्वरूप है वो 1730-35 के बाद शुरू होता है, जब कॉलोनाइज के रूप में उन्होंने इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो ऐसे है। ईस्ट इंडिया का मतलब है कि जो पूर्व के जो देश थे उनके लिए व्यापार करने के लिए कंपनी की स्थापना हुई थी, उन्होंने मंजूरी दी थी। वो उस समय कोई ज़्यादा मतलब व्यापार उन्होंने कुछ नहीं किया, आना जाना 1-2 बार ही इनका रहा। कुछ जो देश हैं पूर्वी एशिया के उनमें वो आए गए, चीन में भी आए, बर्मा में भी आए, आते जाते रहे। गर्म मसालों का ज़्यादा। हाँ, लेकिन जो बस्ती बसाने का काम है, कॉलोनाइज जो स्थापना की उन्होंने जो कोलकाता के आसपास, वो 1730 के आसपास ही उन्होंने शुरू किया, यहाँ रहना शुरू किया। यहाँ रहने के बाद ही उन्होंने जो वहाँ के जो नवाब थे, जिनको नवाब बोलते थे, सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, मीर जाफर था,
उस समय 1750 से 45 के आसपास इनके आपसी टकराव थे, उनका अध्ययन भी किया उन्होंने। उन्होंने देखा कि ये इंडियंस जो है ये आपस में किस प्रकार से लड़ते झगड़ते हैं। ये उनकी बस्ती बसने के बाद ही, पहले वो केवल जहाज में आते थे, अपना व्यापार करके चले जाते थे, लेकिन इंडिया पर साम्राज्यवादी उपनिवेश की स्थापना करने के हिसाब से जब वो आए तो ये समय था उस काल में। तो जब इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग के लिए जो कपास की एक निर्भरता थी, केवल और केवल 98% जो कपास है वो अमेरिका से लिया करता था। उस कपास के जो आयात पे खर्चा बढ़ा, कुछ अमेरिका के अंदर जो है गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हुई, तो इंग्लैंड का जो कपड़ा उद्योग था वो प्रभावित होने लगा, उसकी आमदनी पे असर पड़ने लगा। तो फिर इंग्लैंड ने सोचा कि इसके लिए कोई और उपयुक्त जो स्थान है उनकी तलाश की जाए। तो वो फिर इधर एशिया के अंदर, खासकर इंडिया के अंदर आके यहाँ की स्थितियों को देखा और उन लगा कि यहाँ कपास का उत्पादन किया जा सकता है। तो वो यहाँ पर आने के बाद में पहली बार जब यहाँ अपने जो गोदाम बनाने के लिए वो लेते हैं, अनुमति लेते हैं सम्राट से, दिल्ली की आज्ञा पत्र लेते हैं, तो उन्होंने गोदामों के बहाने वहाँ अपने हथियार, अपनी दूसरी चीज़ें भी यहाँ ला के स्टोर करना शुरू कर दिया। और 15 साल के कार्यकाल में जब उनको अध्ययन हो गया तो उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए और उनको एक राजा को, सेनापति को, उसके राजा के सेनापति को उसको सहायता कर दी कि तू, तेरे को राजा बना देंगे, ये राजा इसको तू इसके अधीन क्यों है। तो इस प्रकार से आपसी लड़ाई करवाते हुए उन्होंने पहली बार 1757 के अंदर प्लासी के अंदर अंग्रेज़ खुद लॉर्ड क्लाइव जो था उनका, उसके नेतृत्व में वो आमने सामने होते हैं वहाँ पर अवध के अंदर, बिहार के अंदर प्लासी एक जगह का नाम है, मैदान था। और उस लड़ाई के अंदर जो नवाब है उसको वो हरा देते हैं एक तरह से, लेकिन हराने के बाद भी वो खुद गद्दी पे नहीं बैठते। वो अपनी कठपुतली कमज़ोर जो था साथी, उसको मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देते हैं। और धीरे धीरे मीर कासिम से वो कर वसूली एक निश्चित आमदनी का हिस्सा तो लेते ही रहे और उसको कमज़ोर भी करते रहे, उसका जो ढांचा था उसमें दखल भी करते रहे, उसके दरबार में अपनी नीतियों को भी धीरे धीरे लागू करवाते रहे। और 1764 के अंदर बक्सर की लड़ाई में सीधा वो उसके सामने आ जाते हैं अंग्रेज़ कि क्यों न हम खुद ही अपना मतलब ये शासन स्थापित करें। जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से राजनीतिक एंट्री के रूप में जो भारतीय जो उपनिवेश का पहला कदम जो है वो वहाँ रख देती है। तब तक उन्होंने भारतीय समाज का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विश्लेषण पूरी तरह से कर लिया। कैसे काबू किया जा सकता है, उन्होंने कर लिया। और उनके अंदर जब वो समस्याएं आई वहाँ की, तो उन्होंने जो पहले ट्रेड होता था इंग्लैंड का, वो चांदी के बदले होता था, उनको बड़ा धन दे के यहाँ से सामान लेके जाना पड़ता था। फिर उन्होंने ये लगाया कि ये जो खर्चे हैं यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी जो आते हैं, ये जो खर्चा बड़ा भारी भरकम पड़ता है, तो वो मुनाफा का सौदा नहीं था। तो उन्होंने इसलिए यहाँ से यहीं के जो रिसोर्स हैं उनकी आमदनी से ही वहाँ डेवलप करने की बात सोचनी की उनके दिमाग में। तब उन्होंने राजनीतिक दखल किया और कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए 1765 में उन्होंने बंगाल के अंदर दीवानी के अधिकार, बंगाल, उड़ीसा और बिहार, उसके दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए। द्वैध शासन प्रणाली का वारेन हेस्टिंग्स जो उनका उस समय गवर्नर था, उसने एक नमूना दिया, पेश किया उनके सामने भारतीय जो लोकल राजा थे कि द्वैध शासन प्रणाली में उन्होंने कहा कि आपका जो स्थानीय जो आपके रीति रिवाज है, आपका स्थानीय प्रशासन है, वो खुद चलाओगे आप, और केवल हम दीवानी के जो अधिकार हैं या जो सुनवाई के अधिकार हैं वो हमारे पास रहेंगे। और उन अधिकारों को लेने का मतलब ये था कि जो टैक्स स्थापित करने लगे, जो परंपरागत जो टैक्स थे पहले वाले, जिसमें जो भारतीय कृषि, भारतीय हथकरघा उद्योग, ट्रेड जो था, हस्तशिल्प था, वो बड़ा विकसित था और लोग लगभग ये मान के चलो कि आत्मनिर्भर थे। गांव जो एक इकाई के रूप में थी वो आत्मनिर्भर थी, आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब जो ड्रेंज ऑफ वेल्थ जिसको बोलते हैं कि धन निकासी की नीति को अपनाने का जो सिस्टम शुरू किया, तो यहाँ पर जो टैक्स है उसको केवल टैक्स तक नहीं रखा उन्होंने, उसने इस प्रणाली को बदलने के लिए ठेका प्रथा का इजाद किया कि जो जमींदार हैं उसको
जो कर इकट्ठा करने का जो है 5 साल का वारंग हेस्टिंग्स ने ठेका दे दिया कि आप ये ठेके पे इतना कर गवर्नमेंट में जमा करवाओगे और आप जो काश्तकार हैं उनसे अपने आप वसूली करो। मतलब डायरेक्ट तौर पर भारतीय जनता के ऊपर आर्थिक हमला बोल दिया गया। आर्थिक हमला ही हाँ हाँ। जो जागीरदारी जो प्रथा है, पहले का जो जमींदारी जो थी वो नहीं थी, जागीरदारी अलग थी, जमींदारी अलग चीज़ होती है। तो जमींदारी का उदय हुआ, सामंत पैदा हुए उसमें, उन सामंतों और जमींदारों के माध्यम से वो उगाही का जो काम शुरू हुआ, उसमें अंग्रेजों ने निश्चित जो राशि है वो राजकोष में जमा कराने के लिए उनके साथ समझौते किए। चाहे फसल ना हो, चाहे अकाल पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उतना पैसा उनको जमा करवाना पड़ेगा, जिससे कि जमींदारों की भी स्थिति लगातार कमज़ोर होती गई और साथ साथ जो काश्तकार थे उन पे दबाव बढ़ता गया टैक्स देने का। और कृषि की हालात जो है इस प्रकार बिगड़ती गई कि किसानों को अपनी जो ज़मीन, अपने मवेशी, अपने मकान भी जो है गिरवी रखने तक पड़े। ये स्थितियां जब ज़्यादा भयंकर होने लगी, और उसके बावजूद भी एक और बात कि खजाने पे फ़ायदा नहीं हो रहा था, खजाने में पैसा नहीं बढ़ रहा था। अच्छा, अंग्रेज़ों के क्योंकि कृषि की दुर्दशा, कृषि का उत्पादन गिरने से पैसा, और उपज से ही पैसा आना था, या उपज जो अंग्रेज़ों को चाहिए थी वो पैदा नहीं हुई तो गिरता गया। तो फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 के अंदर सताई बंदोबस्त, जो लैंड सेटलमेंट एक्ट जिसको बोलते हैं, वो लेके आए। सताई बंदोबस्त के अंदर उन्होंने फिर से कर निर्धारित किए और एक पक्का मतलब इंतजाम कर दिया टैक्स लेने का, प्रणाली के अंदर थोड़े सुधार किए, और किसानों से जो टैक्स है वो सीधा खाते में जमा करवाना, बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए भी उसमें नीति अपनाई गई कि किसान जो है वो अपनी ज़मीन का जो टैक्स है वो सीधा खाते में जमा करवा देंगे। तो ज़मींदारी जो प्रथा थी वो कमज़ोर होती गई, और धीरे धीरे उस जो सताई बंदोबस्त था उसके अंदर अधिकारियों का भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जो कर वसूली पे जो अधिकारी जाते थे, जो उन्होंने बीच में घपला शुरू कर दिया, और जो टैक्स का पूरा हिस्सा जो किसानों से सीधा जमा होता था वो खजाने में नहीं जाता था, और खजाना कमज़ोर होने लगा। तो इंग्लैंड जो अंग्रेज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने फिर एक दोबारा उस पर विचार करते हुए एक नई प्रथा लेके आए, रैयतवाड़ी। रैयत किसान को कहते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिसमें पूरा कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तक का क्षेत्र उसमें आ जाता था। उस प्रेसिडेंसी के अंदर उन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा का शुरुआत की, जो कि थॉमस मुनरो उनका एक अधिकारी था, राजस्व अधिकारी, उसने इस प्रथा को शुरू किया। उसमें क्या था कि किसान जो रैयत जो किसान है उसको ज़मीन का मालिक बनाया गया, सताई तौर पे उसको ज़मीन आवंटित की गई, और उससे निश्चित जो टैक्स था वो किसान से लेने लगी। बीच में जो अधिकारी थे उनके भी थोड़े से जो अधिकार थे वो सीमित कर दिए गए। ज़मींदार थे उनका दखल बहुत ही कम हो गया। लेकिन उसमें नुकसान क्या था, वो प्रथा कोई ज़्यादा, सिर्फ वो अपने अंग्रेज़ों ने कोई किसानों के कल्याण के लिए तो बढ़ाई नहीं थी, उन्होंने ये था कि अपने खजाने में पैसा ज़्यादा जमा कैसे हो। तो रैयत जो थे उनकी स्थिति, जो फसल का जैसे भूमि का वर्गीकरण है, उपजाऊ पड़ है, उसको नहीं देखा गया। फसल के मंडी के अंदर दाम में गिरावट आई, उसको ध्यान में नहीं रखा गया। उन्होंने उस पर जो टैक्स थे वो कुछ ज़्यादा बढ़ा के और रैयतों से सीधा जो लेना शुरू किया, तो किसानों के पास देने के लिए टैक्स के पैसे नहीं बचते थे। जो फसल का 2/3 हिस्सा टैक्स के रूप में चला जाता था, बचा हुआ 1/3 हिस्सा, उससे अपना परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था, क्योंकि उस समय बड़े अकाल भी आ जाया करते थे, बड़े अकाल पड़ते थे, और अकाल में और किसानों की दयनीय स्थिति थी। किसान जो रैयत थे वो ज़मीन छोड़ के भागने लगे। जो उपजाऊ ज़मीन पे जिन पे ज़्यादा टैक्स थे वो ज़मीन छोड़ के भागने लगे, थोड़ी कम उपजाऊ की कम टैक्स वाली जगह जाने लगे, वहाँ भी दयनीय स्थिति थी, वहाँ आमदनी नहीं होती थी। इस प्रकार से जो भारतीय किसान, जो आम जो वर्ग था, उसको दिन प्रतिदिन जो कमजोरी का सामना करना पड़ा, उसकी मालिक से भूमिहीन होता गया, और निर्धनता उसकी बढ़ती गई, और उसकी स्थितियाँ, उसके अंदर दूसरे कारक भी फिर काम करने लगे। जैसे साहूकार थे, साहूकार वो बीच में अंग्रेज़ों के बीच में और किसान के बीच में आ गए।
साहूकार ज़्यादातर उत्तर भारत जो दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र, वहाँ तो मारवाड़ी थे। मारवाड़ी जो बड़ा कर्ज दे के और किसानों को उनकी ज़मीन मकान गिरवी, इवन कि उनकी पत्नियों को गिरवी रख लिया करते थे। और किसान जो है वो धीरे धीरे उस प्रताड़ना से मतलब पीड़ित होते गए और उनमें आक्रोश बढ़ता गया। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये 1857 की क्रांति के अंदर किस प्रकार से एक गुबार पैदा हुआ एक कृषक वर्ग के बीच में, ये एक कारण यहाँ ये आपको उस तक लेके जा रहे हैं, भूमिहीनता तक हाँ। लेके आ गया किसानों। उत्तर भारत में भी महलवाड़ी प्रथा 1815 में उन्होंने शुरू की थी, जो उत्तर प्रदेश और पंजाब की किसानों, महाल जो होता है गांव को कहते हैं, उन्होंने गांव का सर्वे कर लिया, उसकी 10 साल की फसल का एक आकलन करके और अंग्रेजों ने तय कर दिया कि गांव की इकाई का एक लंबरदार जो गांव का मुखिया होगा वो इतना टैक्स जमा कराएगा, चाहे फसल हो ना हो, उसको कोई मतलब नहीं था। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी जो बुरी, हाँ, जेलदार बाद की प्रथा है, जेलदारी प्रथा बाद की है। नंबरदार या मुखिया महाल जब 1815 में वो उस समय उनको स्थापित किया गया था। सबसे बुरी बात अंग्रेजों की क्या थी कि अंग्रेजों ने कृषि सुधार के नाम पर कोई काम नहीं किया, बीजों पर या कोई समतलीकरण पे या वनोन्मूलन पर या सिंचाई की व्यवस्था पे कोई पैसा नहीं लगाया। वो किसानों को खुद को लगाना पड़ता था, निवेश खुद करता था। अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, इसलिए भारतीय कृषि जो है पिछड़ती गई। और उन्होंने बीच में जो दक्षिण भारत में एक बड़ी समस्या जो मैं आपको बताऊं, कपास वाली जो बात थी, वो भी पैदा ऐसे ही की थी कि महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, गुजरात का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की मिट्टी को जांच के उन्होंने देखा कि ये सूटेबल है, यहाँ कपास की खेती की जा सकती है। तो उन्होंने जो साहूकार जिनको मैं बोल रहा हूँ मारवाड़ी थे, उनको सरकार ने पूरी पावर देते हुए वहाँ पर किसानों को एडवांस ऋण देने की जो बात कही, जिसके बदले में डीड थी एक तरह का अग्रिम समझौता कि वो कपास की खेती करेंगे। और कपास की खेती करने के लिए जो मजबूर किसान थे, जो अकाल पड़ जाया करते, वो कर्ज लिया करते थे, उनको कपास की खेती करनी पड़ती थी। और कपास की जो आमदनी थी, वो रेट थे वो उतने नहीं मिलते थे, उनको औने पौने दामों पर बेचना पड़ता था, उनकी दिक्कतें थी। तो वो एक मजबूरी का जो शोषण का एक तरीका था, किसानों को बड़ा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से धीरे धीरे जो भारतीय कृषि व्यवस्था है वो चौपट हो गई। चौपट होने के कारण साथ साथ उसके